आज आवाज बैठी हुई जरूर है, लेकिन भावनाओं को समझ लेना। आजकल इंडिया के आईपीओ मार्केट में एक जादू चल रहा है। आईपीओ आने से पहले कंपनी कंसिस्टेंटली लॉसेस में होती है, लेकिन जैसे ही आईपीओ आता है लगभग उसी साल कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। ये सेम वाला जादू हमने रिसेंटली लेंसकार्ट में देखा, जो 2024 में लॉस में थी, लेकिन 2025 में आईपीओ करने का डिसाइड करती है और कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। अब ऐसा ही जादू करने वाली एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो 2024 तक लगातार लॉसेस में थी और 2025 में कंपनी ने आईपीओ लाने का डिसीजन लिया और झट से कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और इस कंपनी का नाम है पाइन लैब्स। अगर आप थोड़े ऑब्जर्वेंट नेचर के, तो आपने इनके डिवाइसेस अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर क्लॉथ स्टोर या फिर मूवी थिएटर्स में, जहाँ पर आपसे पैसे लिए जाते हैं, वहाँ पर इनके जो पीओएस डिवाइस इनका पाइन लैब्स का, वो ज़रूर देखा होगा। तो वहाँ पर जो कार्ड मशीन्स होती है उसके ऊपर आपने पाइन लैब्स का नाम ज़रूर देखा होगा। तो इन शॉर्ट में बताओ तो पाइन लैब्स इज अ मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बिजनेसेस को पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। 2024 तक ये कंपनी लॉसेस में थी, कितने तो 340 करोड़ के, लेकिन अब अचानक प्रॉफिट आ चुका है। कैसे ये प्रॉफिट आया, बात करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। वैसे मार्च 2025 में भी ये लॉस में ही थे, लगभग 145 करोड़ का लॉस, लेकिन फिर जून 2025 में यानी आईपीओ लाने से पहले अचानक ये क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने बुक किया 4 करोड़ का। क्योंकि प्रॉफिटेबल जस्ट बनी है तो इनकी वैल्यूएशन की स्टोरी भी मज़ेदार बनेगी आज, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और कैसे कंपनी प्रॉफिटेबल बनी बहुत ही डीप में आज हम आपको समझाएंगे, तो बड़ा ही मज़ेदार ये आईपीओ होगा। तो आवाज़ ज़रूर बैठी है, लेकिन आप भावनाओं को अच्छे से ज़रूर समझ लेना। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो पॉसिबल हो पाया है ग्रो की मदद से। तो सबसे पहले कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे बनी उसकी कहानी सुन लेते, काफ़ी मज़ेदार है। तो कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल अपने बिजनेस की वजह से नहीं हुई, बल्कि अदर इनकम की वजह से हुई। इनके अदर इनकम को देखा जाए तो इनका अदर इनकम अचानक से इस क्वार्टर में, जिसमें ये प्रॉफिटेबल हुए, उसमें 3 गुना बढ़ा है। अब ये अदर इनकम क्यों बढ़ा, उसके लिए हमने नोट्स चेक किए। नोट्स में गए तो पता चला कि अपने लाइबिलिटीज़ को रिटर्न बैक किया है। अब सुनने में थोड़ा टफ लगेगा, आसान बनाता हूँ। देखिए, पिछले साल इनको एक अमाउंट पे करनी थी एज अ लाइबिलिटी जो इनके ऊपर थी। अब उसके लिए उन्होंने एक अलग पैसे रख दिए प्रोविजन में। अब क्योंकि वो पैसे साइड में रख दिए, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया, जिसकी वजह से पिछले साल उनका लॉसेस बढ़ गए उनके। और अभी जून क्वार्टर में इन्होंने बोला कि ये जो अमाउंट हमें पे करनी थी एक दूसरी पार्टी को, अब ये पे करने की ज़रूरत नहीं, उस लाइबिलिटी को हमें पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो अमाउंट हमने पहले ही साइड में रखी थी वो हम वापस ला रहे हैं। अब क्योंकि अमाउंट वापस आ गई है तो उससे अदर इनकम बढ़ गया, उस अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये मतलब क्या ये साजिश है कि बराबर आपने उसी क्वार्टर में इसे लाया, या फिर ये नेचुरल है, ये तो कंपनी का मैनेजमेंट जाने, या फिर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो लाइबिलिटी रिटर्न बैक ही इसमें ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन, जो कि बड़ा रीज़न नहीं है। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी इन्होंने रिटर्न बैक की, उसकी वजह से अदर इनकम बढ़ गई, उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन इसका कंपनी के रनिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो दिखने के लिए प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि हर साल जहाँ पर कंपनी का अदर इनकम उनके टोटल रेवेन्यू का 2.35% आता है, इस बार वो चला गया सीधा 5.69%, यानी लगभग 2.5 गुना ही बढ़ गया। और बात सिर्फ यही नहीं है, कंपनी के जो एक्सपेंसेस में आप नज़र डालोगे तो कंपनी का डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट में भी यहाँ पर गिरावट देखने मिली। देखिए, डिप्रिसिएशन अगर हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस की तरह ही है। अगर डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये डिप्रिसिएशन कम क्यों हुआ, उसके लिए अगेन हमने नोट्स चेक किए तो पता चला कि अभी रिडक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के कुछ एसेट्स जैसे कि सॉफ्टवेयर, ब्रांड्स वगैरह, ये कंपनी ने जो अक्वायर किए थे, इनका यूजफुल टाइम पीरियड खत्म हो गया। क्योंकि यूजफुल टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उसका डिप्रिसिएशन भी अभी करने की जरूरत नहीं है। अब ये भी चीज़ आपको बता दूं, ये टेम्पररी है। नेक्स्ट ईयर कंपनी और कुछ अपने एसेट्स बढ़ा सकती है, क्योंकि इनके जो पीओएस डिवाइसेस होते हैं, ये इनका एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है, मेन बिजनेस है। अब ये डिवाइसेस भी एक तरह से एक एसेट ही है। अब ये भी आप मान लो इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में खरीद लिए तो उसका भी डिप्रिसिएशन ये लगा सकते हैं। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में शायद डिप्रिसिएशन और भी बढ़ सकता है। तो जो तीनों रीज़न है प्रॉफिट बढ़ने के पीछे, ये टेम्पररी है और अकाउंटिंग वाले हैं। इनका कंपनी के बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो गई आजकल। मतलब ये आपको शौक नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी अचानक से आईपीओ लाने से पहले प्रॉफिटेबल बन रही है तो मेरा तो सिंपल आपसे यही कहना होगा कि अगर कोई कंपनी यार बहुत लंबे टाइम से लॉस में और अचानक प्रॉफिट में आ रही है तो आपको मतलब सोचकर समझकर इन्वेस्ट करने वाली बात आ गई वहाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप डेट को स्मार्टली यूज करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहते हैं और पता नहीं कि कैसे बढ़ाए, तो क्रेडिट पे का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी क्रेडिट कार्ड्स में नहीं है? तो देखिए, एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने के अलावा भी इसमें आपको मिलता है 2% कैशबैक ऑन यूपीआई स्पेंडिंग्स।
साथ ही आप सेव कर सकते हो 2 रुपीज ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। और साथ ही ये जो क्रेडिट पे से आपको कैशबैक मिलता है, आप इसे इन सारे स्टोर्स में इस्तेमाल कर सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती है, बिकॉज ये येस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है, तो आपको येस बैंक की तरफ से भी रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं जो एडिशनल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 200 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे, तो 200 रुपए की ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आप यूटिलिटीज, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सर्विसेज पर 200 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप सिर्फ गाड़ी के फ्यूल पर मंथली हजारों रुपए उड़ा देते हो तो ये कार्ड आपको देता है 1% फ्यूल सरचार्ज ऑन फ्यूल स्पेंड्स बिटवीन 400 रुपीज टू 5000 रुपीज। ये कार्ड लेने की बस 2 कंडीशंस है, आपकी सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा होनी चाहिए और आपका सिविल स्कोर 720 प्लस होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में आपका ITR 7.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते, आपको तुरंत 1000 रुपीज कैशबैक का ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए और इसका यूज सिर्फ गुड डेट के लिए कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की और वैल्यूएशन की। कंपनी का रेवेन्यू देखे तो यार ये लगातार बढ़ रहा है, लगभग 1700 करोड़ था 2023 में, फिर अभी 2300 करोड़ हो गया है, यानी कि 2 साल में लगभग 40% बढ़ा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर लॉसेस में ही यहाँ पर है, और जो भी अभी रिसेंट एक क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया वो तो टेम्पररी है। और कंपनी के लॉसेस कोई छोटे मोटे लॉसेस नहीं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस है और इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा भी है। 2 साल पहले इन पर 300 करोड़ का कर्जा था, फिर ये 500 का हो गया, अभी 800 करोड़ का कर्जा है। और ये कर्जा IPO से जो पैसा आएगा उससे कुछ पैसा कर्जा चुकाने के लिए यूज़ होने वाला है। लगभग 3900 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास जाएंगे, जिसमें से कुछ पैसा ये लोन रिपे करने के लिए यूज़ करेंगे, कुछ पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो प्रॉफिट बनाने में कंपनी को दिक्कतें हजार आ रही है, और क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो फिर वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। तो नितिन कामत ने एक ट्वीट भी डाला कि क्यों बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रॉफिट में नहीं होते। उन्होंने ये कहा कि भाई वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं वो शेयर प्राइस अप्रिसिएशन से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ये उनका लॉजिक है। अभी सुन लीजिए आप बात, अगर आप किसी कोई स्टार्टअप अगर प्रॉफिटेबल है और उसके इन्वेस्टर्स उस प्रॉफिट में से डिविडेंड लेते हैं तो कुल मिला के लगभग 50% का टैक्स आपको लगता है। लेकिन जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है शेयर बेचने के बाद वो लगभग 15% पर है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उनके अनुसार बहुत सारे जो वेंचर कैपिटल है वो क्या करते हैं कि कंपनीज को लॉस में रखते हैं, बहुत सारा पैसा बहाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कंपनी की वैल्यू बढ़े। उसकी मोनोपोली क्रिएट होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है। लेंसकार्ट के केस में हमने देखा, कई सारे केसेस में ऐसा है कि भाई VCs इतना सारा पैसा डालते कि कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाता, फिर ऑटोमेटिकली 1-2 प्लेयर ही बचते हैं, फिर कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। फिर जो वेंचर कैपिटल है वो IPO लाते हैं, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन का इंडिया में मार्केट है ही नहीं, तो IPO लाओ, लोग खरीदने वाले हैं ही, और फिर शेयर्स बेच के जो भी प्रॉफिट कमाओ और सिर्फ 15% का टैक्स दो। अब ये अगर आप चीज़ देखोगे, बिकॉज नितिन कामत इज लाइक समवन हु इज रनिंग अ कंपनी जिसका 10,000 करोड़ का रेवेन्यू और वैल्यूएशन लगभग उनका 1 लाख करोड़ के ऊपर का है, तो उनको पता है, ये बैंगलोर में वो भी बैठते हैं, उनको भी ये सारा गेम पता है कैसे होता है। तो जो भी वेंचर बैक्ड कंपनीज है ना, वहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है ना ये आपको पता ही नहीं है। अब ये जो कंपनी जिसका आ रहा है IPO, इसका वैल्यूएशन अभी कुछ टाइम पहले तक अनलिस्टेड मार्केट में 30,000 करोड़ का था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वैल्यूएशन निकालना कैसे है। लोगों की तो भीड़ मची पड़ी, अनलिस्टेड में खरीदो खरीदो खरीदो, लोगों ने खरीद लिए शेयर्स। अब ये आ गया वैल्यूएशन इसका 30,000 करोड़ पे, जो शेयर्स बेचे उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में, IPO लाया इन्होंने 25,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर। अब ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये लगभग पिछले 6 महीने में 3-4 कंपनी ने ऐसा किया। तो अनलिस्टेड में जिन्होंने पैसे डाला वो भाई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये एक बात आप समझ लीजिए, जब कंपनी खुद का वैल्यूएशन निकालेगी ना, वो अंडर वैल्यूड नहीं रखेगी खुद को, वो ओवर वैल्यूड ही रखेगी या फिर फेयरली वैल्यूड रखेगी। तो अंडर वैल्यूड आपको पब्लिक मार्केट में मिलेगी, जब लोग गलतियां करेंगे या मार्केट में कोई क्रैश आएगा तब आपको डिस्काउंट में शेयर्स मिलेंगे। अब ये 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन अब कंपनी ने लाया कैसे, जो उनके सेल्स के 10 गुना से ज़्यादा है। प्रॉफिट तो आपका है नहीं। अगर आप ये कंपनी जो बढ़ रही है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखे कंपाउंडेड सालाना 20% के आसपास है, तो इसके लिए आप पकड़ लो 40 का पी हम दे देते हैं, ज़्यादा दे देते हैं, चलो 50 का दे देते हैं। तो 20% कंपनी ग्रोथ के लिए 50 का पी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो मान लेते कंपनी 100 करोड़ का 200 करोड़ का भी प्रॉफिट बना लेती है आने वाले टाइम में, तो भी उसका वैल्यूएशन 10, 12, 13 हज़ार करोड़ के ऊपर जस्टिफाई नहीं करता है। तो ये क्या लॉजिक देख के इन्होंने IPO लाया, आई डोंट नो। और उससे भी ज़्यादा शौक तो मैं तब हो गया जब मैंने कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 15% का चल रहा है, जो कुछ 2 दिन पहले तक 10% का था, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो चीज़ें काफ़ी शॉकिंग है। अभी शंकर शर्मा का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो IPO मार्केट है वो सबसे बेवकूफ़ वाला IPO मार्केट है। लोग कुछ भी खरीदते जा रहे हैं।
वहाँ पर अगर यूएस में देखें तो एकदम हाई ग्रोथ वाली कंपनीज 40-45 की पी के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है। इंडिया वाले किसी को 200 दे रहे हैं, लेंसकार्ट को 250 दे रहे हैं। लेंसकार्ट का आईपीओ 28 गुना सब्सक्राइब हो गया, बताओ। तो लिस्टिंग गेन के लिए चीज़ें चल रही है। लिस्टिंग गेन का गेम अलग है, उसका वैल्यूएशन को कुछ लेना देना नहीं होता। उसका गेम है ग्रे मार्केट प्रीमियम पर और कितने गुना वो सब्सक्राइब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी हमेशा ढूंढनी चाहिए और ऐसी कंपनीज को पिक करना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो। लोगों ने, आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं बहुत सारे आपको देता हूँ। ओला का आईपीओ आया, भाई लॉस में थे, अभी भी लॉस में है। पेटीएम का आईपीओ आया, अभी भी तब भी दिक्कतें थी, अभी थोड़ी बहुत रिकवर हुई है। अभी प्रॉफिट कंपनी ने दिखा, लेकिन बहुत सी बार ये प्रॉफिट अदर इनकम से ही आता है। तो जो वेंचर बैक कंपनीज है, आप उनसे बच के रहिए। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी लेके बड़ी कंपनीज, जो बिना वेंचर कैपिटल के बहुत बड़ी बन चुकी है और बहुत क्रेजी तरीके से बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। इस तरह की कंपनीज में जनरली आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मतलब चीज़ें जो है, मतलब अपसर्ड चीज़ें चल रही है यहाँ पर। और क्योंकि लोग पैसा डाल रहे हैं तो इस तरह की कंपनीज आ रही हैं। अगर लेंसकार्ट जैसी कंपनी को इतने बकवास वैल्यूएशन पर 28 गुना सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, तो बाकी और कंपनीज को भी, सिमिलर कंपनीज को मोटिवेशन मिलेगा कि चलो आओ। और आएंगे इनके आईपीओस। जब तक आप कुछ अलग नहीं करते तब तक ये चलता रहेगा। और यही एक आज का बड़ा मैसेज है मेरा आप सभी के लिए, कि जो भी कंपनीज बहुत ही वेंचर बैक्ड है, लगातार लॉसेस में अचानक प्रॉफिट हो रही है, तो उनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल में यहीं पर रुकते हैं। आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में कमेंट में बताइए। और हमारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को कितने गुना का सब्सक्रिप्शन देंगे वो भी आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि आप ये मत समझिए कि अपसर्ड वैल्यूएशन रखा है तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग बिल्कुल खरीदते हैं। और लिस्टिंग गेन तो कई बार मिल जाता है, लेकिन बाद में कंपनी का स्ट्रगल शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई मिलता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट किस आईपीओ का रिव्यू करना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जाते थे एक चीज़ कर लेना, क्रेडिट पे को ज़रूर चेकआउट करना। क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो रिस्पॉन्सिबली इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोई बुलशिट चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं, कुछ नहीं। हाँ देखिए, अगर आप फालतू में इधर उधर मोबाइल लेने के लिए इधर उधर कार्ड यूज़ करेंगे तो उसके लिए मत लीजिए। सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाइए। और दिस इज़ लाइक अ गुड ऑप्शन एंड डिसेंट कार्ड एंड डिसेंट कंपनी। तो आपको फालतू के चार्जेस भी यहाँ पर नहीं लगेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके अप्लाई करो एंड कार्ड पाओ। और थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग अस। उनकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हम बना पा रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी सारी टीम में हम एक्सपांड कर पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारी वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी भी ग्रो की मदद से आपको थोड़ी बढ़ती हुई मिलेगी। सो थैंक यू टू देम एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड मैं भी अभी टेक केयर कर लेता हूँ।